ठीक है ना। तो 14 चैप्टर में हर चैप्टर का अपना अलग अलग नंबर डिसाइड है कि इतने नंबर से इस चैप्टर से बोर्ड में ये क्वेश्चन आने हैं, ठीक है ना। तो हम लोग को उस पर फोकस करते हुए पहले स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 1 से, ठीक है ना। चैप्टर नंबर 1 से, तो चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है, क्या नाम है, नंबर सिस्टम या रियल नंबर, ठीक है ना। तो रियल नंबर में हम लोग को जो टॉपिक कवर करना है उसमें आपका है एलसीएम, एचसीएफ और रेशनल एंड इरेशनल नंबर। ये 4 टॉपिक खाली हम लोग को पढ़ना है बस। हम लोग के सिलेबस में केवल ये 4 टॉपिक हैं। अब इन 4 टॉपिकों में जो एचसीएफ और एलसीएम है, ठीक है, ये हमारा बेसिक रिदम है, हम क्लास 6 से इसको पढ़ते हुए आ रहे हैं, ठीक। अब इसमें क्या है, बस खाली फर्क क्या है कि यहाँ पे थोड़ा क्वेश्चन को थोड़ा घुमा फिरा के दिया है बस खाली। यहाँ डायरेक्ट ये नहीं कर दिया है कि एलसीएम ऐसे निकालना है, कुछ क्वेश्चनों में कहा भी है और कुछ में खाली हमको घुमा फिरा के कह दिया है बस। और इस एलसीएम एचसीएफ में हमें उसको प्राइम फैक्टराइजेशन के रूप में लिखना भी है, खाली हमें उसका एलसीएम एचसीएफ निकालना नहीं है, हमें उसका एचसीएफ या एलसीएम निकाल करके उसको प्राइम फैक्टराइजेशन के रूप में लिखना है, ठीक है ना। अब हमारा जो इसमें क्वेश्चन बनता है वो ये है कि जैसे आपको कह दिया कि फाइंड द एलसीएम ऑफ 156 या फाइंड द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 156, ठीक है ना। जैसे आपको एनसीईआरटी में पहला क्वेश्चन यही है, फर्स्ट का सेकंड पार्ट, ठीक है ना। तो इसमें ये है 156 को प्राइम फैक्टराइजेशन के फॉर्म में लिखिए, ठीक है ना। तो प्राइम फैक्टराइजेशन में क्या करते हैं हम लोग इसको 2 से करेंगे, 2 7 जा, 2 8 जा, 2 3 जा, 2 9 जा, 3 1 जा, 3 3 जा और 13 में 1 जाएगा ये। अब इसका जो प्राइम फैक्टराइजेशन होगा वो होगा 156 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13। अब यहाँ पे 2 टाइम्स आ रहा है, इसलिए हम लोग इसको लिख देंगे 2 का स्क्वायर इंटू 3 और इंटू 13। ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। हमें बस खाली इसको इसी फॉर्म में लिख देना है बस। अगर क्वेश्चन आएगा कि फाइंड द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 156, ठीक है ना, या इवैल्यूएट द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 156, तो हम लोग क्या करेंगे 156 को इस तरह ब्रेक करेंगे और ब्रेक करने के बाद इस तरह फैक्टर करके इस तरह से लिख देंगे। बस यही हमारा आंसर है, यही हमारा पूरा स्टेप होता है, ठीक है ना। अब इसके बाद इसमें बनता है एक फॉर्मूले के बेसिस पे क्वेश्चन। वो फॉर्मूला क्या होता है कि अगर कोई 2 नंबर हम लोग को दिए हुए हैं, कोई 2 नंबर हम लोग को दिए हैं, तो एलसीएम इनटू एचसीएफ इज इक्वल टू ए क्रॉस बी, ठीक है ना। यहाँ पर ए हमारा क्या है, ए हमारा एक नंबर है और बी भी हमारा एक नंबर है, मतलब 2 नंबर का हम लोग एचसीएफ एलसीएम निकालते हैं ना। एलसीएम में एचसीएफ तभी निकलता है जब कोई 2 नंबर हमको दिया हो, ठीक है ना। तो यही 2 नंबर हमारे ए और बी होते हैं और फॉर्मूला होता है एचसीएफ इनटू एलसीएम, ठीक है ना। तो जैसे आपको बुक में जो क्वेश्चन दिया है, आपको बुक में जो सेकंड का फर्स्ट पार्ट दिया है वो 91 और 56 से क्या है, 26 और 91 ना, 26 और एंड 91, ठीक है ना। हम तो कह रहे हैं कि हमें इस दोनों का एचसीएफ और एलसीएम निकालना है और इस फॉर्मूले पे रख करके उसको वेरीफाई करना है, ठीक है ना। तो पहला काम तो हमारा क्या है कि एलसीएम और एचसीएफ निकालना। तो पहले हम एलसीएम निकालेंगे इसका 26 एंड 91 का एलसीएम, ठीक है ना। 2 से जाएगा 13 और ये 2 से कटेगा नहीं, फिर अब आपका आ जाएगा 7 से कटेगा 13 और ये 13 और ये 13 से कटेगा 1 और 1, ठीक है ना। अब इसके बाद इसका एचसीएफ निकालेंगे। तो एचसीएफ के लिए क्या हो जाएगा, इसका एलसीएम निकाल लो। एलसीएम इज इक्वल टू हो जाएगा 2 इंटू 7 इंटू 13 दैट इज इक्वल टू 182 आ जाएगा, ठीक है ना। अब यहाँ पे एचसीएफ निकालेंगे तो 26 का अलग फैक्टर करेंगे 2 इंटू 13 और 91 का अलग करेंगे 7 इंटू 13। तो जब एचसीएफ निकालेंगे हम लोग तो ये नंबर 2 हम लोग क्या मिल रहे हैं, कॉमन मिल रहे हैं, ये हमारा हो गया एचसीएफ 13, ठीक है ना। एलसीएम निकल गया, एचसीएफ निकल गया। अब फॉर्मूला हमारा क्या है हमारे पास, एलसीएम इनटू एचसीएफ, एलसीएम इनटू एचसीएफ। तो एलसीएम हमारे पास कितना है, देखो एलसीएम इनटू एचसीएफ इज इक्वल टू ए इनटू बी, ये फॉर्मूला होता है हमारे लिए। एलसीएम हमने कितना निकाला है 182, एचसीएफ हमने कितना निकाला है 13। ए मतलब पहला नंबर और बी मतलब दूसरा नंबर, तो ए मतलब 26 और बी मतलब 91। इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 2366 और इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 2366। दोनों एलएचएस आरएचएस दोनों आपके साइड बराबर आएंगे। तो इससे हमारा ये हो गया कि ये एलसीएम और एचसीएफ का प्रोडक्ट
और दो नंबरों का जो प्रोडक्ट है दोनों नंबर बराबर आ रहा है, इसलिए हमारा ये जो इक्वेशन है वो वेरीफाई हो जाता है। ठीक है ना। तो ये दो प्रोसेस खाली हमारे एलसीएम एचसीएफ है बस, या तो प्राइम फैक्टराइजेशन करने को आएगा और या तो फिर आपको ये वेरीफाई करने को देगा। ये वेरीफाई करने को आपको एक नंबर जरूर देगा, कंफर्म में एक क्वेश्चन जरूर आएगा इसका कम से कम, और एक प्राइम फैक्टराइजेशन क्वेश्चन जरूर आएगा। ठीक है ना। इस चैप्टर से टोटल आपके 5 नंबर के क्वेश्चन बनेंगे, जिसमें एक नंबर का ये और एक नंबर का ये, 2 नंबर कंफर्म है। 2 नंबर का आपका आ जाएगा वो क्या कहते हैं रेशनल इक्वेशन को प्रूफ करने वाला। ठीक है ना। और एक नंबर का होता है कहीं और इसी में कहीं क्वेश्चन दे दे बस, या होता हो कि रेशनल इक्वेशन वाला ही 3 नंबर दे दे, बस ये क्वेश्चन इतना ही फर्क बनेगा। तो कम से कम जो बेसिक पार्ट हमारा है वो तो हम जरूर कवर कर लें, किसमें हम कोई गलती नहीं करेंगे। ठीक है, यहां तक क्लियर सबको। अब आगे देखिए, अब इसके बाद एक दो क्वेश्चन इसमें और है कि गिवन दैट एचसीएफ ऑफ 306 657 is equal to 9 है और कह रहा है फाइंड एलसीएम। इसका हम लोग को एलसीएम निकालना है। एलसीएम ऑफ 306 657 ये हम लोग फाइंड आउट करना है। ठीक है ना। तो अगर हम लोग को ये फाइंड आउट करना है और ये हम लोग को गिवन है, अब इस चीज से ये कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं इतनी आसानी से। ठीक है ना। तो चूंकि फॉर्मूला यही हमारे पास है, फॉर्मूला हमारे पास है नहीं, ये जो फॉर्मूला हमारा है इस फॉर्मूले में देखिए 2 नंबर दिया है। कह रहा है कि इसका मतलब है कि एचसीएफ इन 2 नंबरों का 9 है। ठीक, इन 2 नंबरों का एचसीएफ कितना है 9 है, इन्हीं दोनों नंबरों का एलसीएम कितना होगा। तो 2 नंबर हमको दिए हैं ना, ए की वैल्यू और बी की वैल्यू पता होगी हमको। तो फॉर्मूला हमारा क्या होता है एलसीएम इनटू एचसीएफ इज इक्वल टू ए इनटू बी। एलसीएम हमको निकालना है तो एलसीएम लिख देंगे एचसीएफ 9 है इज इक्वल टू ए कितना है 306 और बी कितना है 657। तो यहां से एलसीएम बराबर हो जाएगा 306 इंटू 657 अपान में 9। अब क्या करेंगे 9 से किसी नंबर काट सकते हैं, 9 से दोनों नंबर कटेंगे, 9 से दोनों नंबर कटेंगे। क्यों? क्योंकि ये क्या है 9 इन दोनों में क्या है एचसीएफ है, तो दोनों नंबर में 9 कॉमन मिला है, इसका मतलब 9 दोनों से कट जाएगा। ठीक है, 9 से दोनों नंबर कट जाएंगे। तो किसी को काट दीजिए, 9 7 जा 63 और 9 2 3 जा 9 3 जा 27। ठीक है, 73 में 306 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 73 6 जा मल्टीप्लाई कर दीजिए एक बार, 3 6 जा 18 300 और 1 1 आएगा और 3 6 जा 9 7 6 जा 42 और 7004 और 7 6 जा 21 8 3 3 और 2 और 2 बाई 338 2 2 3 3 8 ये हमारा एलसीएम आ जाएगा इसका, बस ये आंसर हो जाएगा हमारा। ठीक है ना, ये भी एक क्वेश्चन हो गया आपका। अब इसी में जो इसका पांचवा क्वेश्चन दिया है, चेक वेदर 6 की पावर n कैन एंड विद डिजिट 0। इसमें कह रहा है कि 6 की पावर n कभी भी डिजिट 0 पे एंड होगा। तो डिजिट 0 पे एंड होने का मतलब क्या होता है? डिजिट 0 पे एंड होने का मतलब होता है कि 6n की जगह पर हम कोई भी वैल्यू रखते जाएं। ठीक है ना। सपोज करिए अगर n की जगह पर 1 रखते हैं, ठीक है ना, जैसे n इज इक्वल टू 6 की पावर n, यहां अगर 1 रखेंगे तो यहां पे 6 की पावर 1 कितना मिलेगा 6। 2 रखेंगे तो 6 की पावर 2 बराबर 36। 3 रखेंगे तो 6 की पावर 3 मतलब, तो क्या कहीं पे यहाँ पे 0 आ रहा है क्या? नहीं आ रहा है ना। तो यहाँ पे डिजिट 0 का मतलब यही है कि 6 की पावर n की जगह ऐसी कौन सी वैल्यू रखे हैं जिससे कि 0 डिजिट पर एंड हो जाए। ठीक है ना। तो उसने हमसे पूछा है कि क्या ऐसी कोई वैल्यू है कि जिससे 6 की पावर n कभी डिजिट 0 पे एंड होगा। तो ये डिजिट 0 पे एंड कभी नहीं होगा। अब उसका कारण क्या है देखिए, हम लिखेंगे 6 की पावर n इज इक्वल टू 2 इंटू 3 की पावर n, ये हम लिख सकते हैं। ठीक है, 6 का फैक्टर क्या होता है 2 इंटू 3 होता है और 2 इंटू 3 की पावर n। ठीक है ना। अब हम लोग यहाँ पे लिखेंगे कि 6 की पावर n कैन नेवर बी एंड ऑन डिजिट 0, इसको वर्ड में लिख दो डिजिट 0, बिकॉज क्यों नहीं हो सकता? बिकॉज इन द फैक्टर ऑफ 6 की पावर n is 2 into 3 की पावर n। If in the factor of
if in the factor of 6 की पावर n be 2 into 5 की पावर n, अगर इसके फैक्टर में 6 की पावर n के फैक्टर में, ठीक है ना, 6 की पावर n के फैक्टर में अगर ये फैक्टर आता, ठीक है ना, ये फैक्टर आता तो ये डिजिट 0 पे एंड होता, ठीक है ना, तो ये डिजिट 0 पे एंड होता। if in the factor of 6 की पावर n be 2 into 5 की पावर n, then it will end on digit 0, तो ये डिजिट 0 पे एंड होगा, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखना कि ये 2 की पावर 2 into 5 की पावर है, जो कि आप लोगों में एक टॉपिक था इससे पहले, टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग नंबर, जो कि इस बार कट गया है, ठीक है, रिड्यूस हो गया है। तो अगर हम लोग वो पढ़ते तो हम लोग ये समझ में आया था, ठीक है, तो वो पूरा फैक्टरी का पूरा टॉपिक ही कट गया है, उसमें यही था कोई नंबर टर्मिनेटिंग कब होता है, नॉन टर्मिनेटिंग कब होता है, ठीक है ना। तो वही चीज खाली यहाँ पे यूज किया गया है कि अगर इसके फैक्टर में 2 into 5 की पावर n होता तो ये डिजिट 0 पे एंड होता। जैसे 2 into 5 का मतलब क्या होता है 10, अब 10 की पावर 1 करो तो 10 मिलेगा, 10 की पावर 2 करो तो 100 मिलेगा, सब 0 पे एंड हो रहे नहीं हो रहे हैं, 3 करोगे तो 1000 मिलेगा, ठीक है, ये भी 0 पे एंड हो रहा है। तो मतलब अगर इस फैक्टर में होगा तो वो डिजिट 0 पे एंड होगा, अदरवाइज वो डिजिट 0 पे एंड नहीं होगा, ठीक है ना। बस खाली हम लोग यही बताना था, इसको वर्ड में लिखेंगे हम लोग इतना करके, बस एक फैक्टर लिखेंगे और इसको वर्ड में बता देंगे कि ऐसा ऐसा ये कारण है, इसलिए ऐसा नहीं हो पाएगा, ठीक है ना। अब इसके बाद कह रहा है इसमें कंपोजिट नंबर और प्राइम नंबर के लिए, जैसे क्वेश्चन नंबर 6 जो कह रहा है कि कंपोजिट नंबर बताइए, ठीक है ना। तो कंपोजिट नंबर में क्या होता है, कंपोजिट नंबर का मतलब होता है जहां पे किसी भी इसका नंबर का 2 या 2 से अधिक फैक्टर हो जाए, जहां फैक्टर 2 या 2 से अधिक हो जाए वहां पे कंपोजिट नंबर हो जाएगा। मतलब कि उनका फैक्टर करने पर, जैसे कि ये 6 है, 6 का हमने फैक्टर किया ना, कितना मिला 2 into 3, ये 2 नंबर मिले हम लोग को ना, इसलिए 6 हमारा क्या हो जाएगा, कंपोजिट नंबर हो जाएगा, 6 हमारा क्या हो जाएगा, कंपोजिट नंबर। तो जो हमने क्वेश्चन दिया हुआ है उस क्वेश्चन में खाली बस यही कह रहा है 7 into 11 into 13, 7 into 11 into 13 plus 13, दूसरा नंबर जो दिया है 7654, 7 6 5 4 3 2 1 plus 5, ये दिया है, ठीक है ना। अब हम लोग क्या करेंगे, देखिए 13 यहाँ पर भी है, 13 यहाँ पर भी है, कॉमन ले लीजिए, 13 जब कॉमन लेंगे तो 7 into 11 plus 1 हो जाएगा, कॉमा यहाँ पर 5 दोनों में कॉमन लीजिए तो 7 6 4 3 2 1 plus 1, इसका जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 13 into 78 आ जाएगा, और यहाँ करेंगे तो into 1009 आ जाएगा, ठीक है ना, ये आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पर 13 into 6 ये हम लिख सकते हैं ना कि 33 होता है 78, और ये तो आपका ऑलरेडी 2 नंबर है। अगर ये नहीं होता इसका फैक्टर अगर नहीं होता तो भी 2 नंबर फैक्टर में है, तो भी 2 नंबर फैक्टर में है। तो अगर 2 नंबर फैक्टर में आ जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, हमारा कंपोजिट नंबर हो जाएगा, ठीक है ना। और ये ऑलरेडी 3 नंबर हो गया, तो ये कोई उम्मीद ही नहीं कि ये आपका प्राइम नंबर होगा, ठीक है ना। तो एक कंपोजिट नंबर ये हो गया और ये हो गया, ठीक। अब तो देखो दोनों के मल्टीपल में 2 या 2 से अधिक नंबर आ रहे नहीं आ रहे हैं, ठीक। खुद का नंबर नहीं होना चाहिए, बस प्राइम नंबर वो होता है जो केवल खुद से डिवाइड होता है, द नंबर व्हिच इज डिविजिबल बाय इटसेल्फ, ठीक है ना, उसे हम क्या कहते हैं, प्राइम नंबर। तो यहाँ पे तो 2 नंबर वैसे भी आ रहे हैं और यहाँ भी 2 नंबर आ रहे हैं, 2 से अधिक नंबर, इसका मतलब ये दोनों हमारे प्राइम नंबर नहीं है, ये दोनों क्या है, कंपोजिट नंबर हैं। तो हम लोग खाली प्रूफ करना है, ठीक है, लिखा है ना, एक्सप्लेन व्हाई दीज आर कंपोजिट नंबर्स, ये कंपोजिट नंबर क्यों हैं, ठीक है ना। लिखेंगे इन द फैक्टर ऑफ these numbers, in the factor of these numbers नहीं, in the factor of these number is in the factor of these number नहीं, the factor of these number नहीं, the factor of these numbers, the factor of these numbers are more than 1, so it is composite number, ठीक है ना। हिंदी में लिखेंगे इसको कि इन नंबरों के गुणनखंड में जो गुणनखंड इनका है 1 से अधिक है, इसलिए यह नंबर हमारा भाज्य संख्या होगा, ठीक है ना। हिंदी में इसको इस तरह लिखेंगे कि इन संख्याओं के गुणनफल में इन संख्याओं के अलावा भी नंबर आ रहे हैं, इसलिए यह संख्या भाज्य संख्या कहलाएगी,
ठीक है ना, बस इतना ही हम लोग खाली लिख लेना है बस, ठीक है ना। और जो आपका क्वेश्चन नंबर 7 दिया है वो वर्ड प्रॉब्लम में दिया है, देयर इज अ सर्कुलर पाथ अराउंड अ स्पोर्ट्स फील्ड, सोनिया टेक्स 18 मिनट्स टू ड्राइव वन राउंड ऑफ द फील्ड, while Ravi takes 12 minutes for the same. Suppose they both start at the same time, same point at the same time, and go in the same direction. After how many minutes will they meet again at the starting point? इस तरह के क्वेश्चन में हमेशा एलसीएम निकालते हैं। और क्यों निकालते हैं? क्यों निकालते हैं? क्योंकि सेम डिस्टेंस है और सेम टाइम है, ठीक है ना। तो इस टाइम में हम क्या कर लेंगे, यहाँ पर एलसीएम फाइंड आउट कर देंगे, ठीक है ना। तो कौन कौन से नंबर है आपके पास? 2 और है 12 और 18, ठीक है ना। इनका निकाल के हमारा आंसर आ जाएगा। 2 नंबर खाली हमारे पास है, इतना आप लोग कर लेंगे एलसीएम एचसीएफ निकालने वाला काम तो, ठीक है। अब जो अगला हमारा पॉइंट है वो है इरेशनल नंबर का, ठीक है ना। अगला जो पॉइंट हम लोग का है वो है इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर इसको बोलते हैं अपरिमेय संख्या, ठीक है ना। तो इरेशनल नंबर वो होते हैं जो नंबर, जिस नंबर को हम लोग p by q के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। द नंबर व्हिच कैन नॉट बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p by q इज कॉल्ड इरेशनल नंबर। वह संख्या जिसे p बटे q के रूप में नहीं लिख सकते हैं उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं, ठीक है ना। तो अब अगर इरेशनल नंबर हमारा आ रहा है, तो जैसे इरेशनल नंबर को प्रूफ करने के लिए पहले हम लोग यहाँ पे कंट्राडिक्शन का यूज करते हैं, ठीक है ना। इरेशनल नंबर को प्रूफ करने के लिए हम लोग कंट्राडिक्शन थ्योरम का यूज करते हैं। कंट्राडिक्शन थ्योरम में क्या है, क्या मतलब क्या होता है कि हम पहले उस नंबर को ये मान लेते हैं कि वो रेशनल होगा, ठीक है ना, उसके अपोजिट मान लेते हैं। हमको प्रूफ करने के दिया है कि वो इरेशनल है, हम लोग पहले क्या मान लेंगे कि वो रेशनल नंबर होगा। अब अगर वो रेशनल नंबर होगा तो देखिए ध्यान से, इसको मिटा देते हैं। देखो जैसे मान लो √5 दे दिया, कि प्रूव दैट √5 इज अ इरेशनल नंबर, ठीक है, इज एन इरेशनल नंबर। तो अगर √5 एक इरेशनल नंबर होगा, ठीक है ना, तो हम लोग इसके अपोजिट मानेंगे कि लेट √5 इज अ रेशनल नंबर। हमने मान लिया कि ये रेशनल नंबर होगा। अब अगर ये रेशनल नंबर होगा तो √5 किसके इक्वल होगा? p by q के इक्वल होगा। where p and q are where p and q are co-prime numbers, co-prime numbers and q is not equal to 0, ठीक है ना। अब ये co-prime का मतलब क्या होता है? को-प्राइम का मतलब ये होता है कि वो दो नंबर p और q वो दो नंबर हैं जिनका HCF 1 आएगा। p और q वो दो नंबर हैं जिनका HCF 1 आएगा, मतलब इन दोनों नंबरों में कोई फैक्टर कॉमन नहीं मिलेगा। ये दोनों ऐसे नंबर हैं जिनमें कोई फैक्टर कॉमन नहीं मिलेगा, जैसे 2 और 3। अगर p 2 है मान सकते हैं इसको मानने के लिए, अगर और q कितना हो जाएगा 3, इन दोनों में कॉमन कुछ मिलेगा? कोई नंबर कॉमन नहीं मिलेगा। तो ऐसे नंबर में हमने क्या माना है, p और q को, ये दोनों को-प्राइम हैं। अब क्या करेंगे यहाँ पर, इसको ऐसे लिख दो, p इज इक्वल टू √5 q और यहाँ लिख दो स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, ठीक है ना। जब स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो यहाँ पे क्या मिलेगा, p² इज इक्वल टू 5q² मिलेगा ना। अब यहाँ देखो ये जो 5 है ये p² के फैक्टर में आ रहा है, नहीं आ रहा है। 5 जो है ये p² इज इक्वल टू 5q² आ रहा है ना। इसका मतलब p² की वैल्यू क्या आ रही है, 5q², ये आ रही है ना। तो इसका मतलब कि p² के फैक्टर में 5 आ रहा है, आ रहा है ना। यहाँ लिखेंगे हम लोग, इफ 5 डिवाइड्स p² देन इट आल्सो डिवाइड p। अगर 5 p² को डिवाइड कर रहा है तो 5 p को भी डिवाइड करेगा। जैसे एग्जांपल के तौर पर देखिए, जैसे अगर मान लीजिए 25 है यहाँ पे हमारे पास, ठीक है ना। 25 क्या होता है, 5 का स्क्वायर होता है। अगर 5 25 को डिवाइड कर रहा है, यही बात कर रहा है, ये वहां जाएगा, ठीक है ना। तो 25 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 5। तो 5 को डिवाइड करेगा नहीं करेगा,
करेगा ना। ये मतलब हुआ कि अगर स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, अगर किसी नंबर के स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो जाहिर सी बात है वो उस नंबर के स्क्वायर रूट को भी डिवाइड करेगा, ठीक है ना। ये हमें मिल गया। अब अगेन ये लिखेंगे अगेन, ठीक है ना, लेट p इज इक्वल टू 5c। हमने p की जगह एक नया नंबर ले लिया, p की जगह एक नया नंबर। अब नया नंबर क्या हो गया 5c, क्योंकि देखो हमें करना क्या है, हमारा टारगेट क्या है, टारगेट हमारा ये है कि p और q के फैक्टर में कोई कॉमन नंबर लेते हैं, p और q के फैक्टर में कोई कॉमन नंबर लेते हैं जो कि दोनों के फैक्टर में आ जाए, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि हमने यहाँ माना है कोई फैक्टर है ही नहीं उसका, और हम यहाँ क्या कर रहे हैं, उसके कॉमन फैक्टर को ले आ रहे हैं, ठीक है ना। तो p के फैक्टर में आ गया ना 5, अब हमें क्या करना है कि q के फैक्टर में भी 5 को लाना है, ठीक। इसलिए हमने p की जगह क्या लिख दिया 5c। अब p की जगह जब 5c लिखोगे ध्यान रखोगे तो 5c का स्क्वायर इज इक्वल टू 5q स्क्वायर, यहाँ हो जाएगा 25c स्क्वायर इज इक्वल टू 5q स्क्वायर, 5 से कट जाएगा ये, तो 5c स्क्वायर इज इक्वल टू q स्क्वायर। अब देखो जैसे यहाँ पे p इक्वल टू p स्क्वायर इक्वल टू 5q स्क्वायर था, उसी तरह से यहाँ पे q स्क्वायर इक्वल टू 5c स्क्वायर हो गया। अब यहाँ लिखेंगे इफ 5 divides q square then 5 also divide q। अगर 5 q स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो 5 q को भी डिवाइड करेगा, ठीक। अब ये बताइए कि 5 q के मल्टीपल में भी आ गया और 5 p के मल्टीपल में भी आ गया, दोनों के मल्टीपल में आ गया ना, आया नहीं आया? यहाँ लिखो हियर 5 इज कॉमन फैक्टर ऑफ बोथ p एंड q। 5 क्या हो गया, p और q दोनों का कॉमन फैक्टर हो गया, 5 इसमें भी आ रहा है 5 इसमें भी आ रहा है, दोनों में आ रहा है, ठीक। विच इज नॉट पॉसिबल, अब क्या लिखेंगे, विच इज नॉट पॉसिबल। क्यों पॉसिबल नहीं भाई? बिकॉज p एंड q आर को प्राइम, यह संभव नहीं है। क्यों? क्योंकि p और q एक सहाभाज्य संख्या है, यह संभव नहीं है। हमने ऊपर ही लिखा है यहाँ पर कि p एंड q आर को प्राइम नंबर्स, ठीक है ना। ये पॉसिबल नहीं है कि p और q के फैक्टर में कोई और नंबर आ जाए, ठीक है ना। हेंस आवर कंट्राडिक्शन इज रॉन्ग दैट अंडर रूट 5 इज रेशनल नंबर, so that under root 5 is irrational number, ठीक है ना। ध्यान देखो यहाँ पर 5 p और q दोनों के गुणनखंड में आ रहा है, जो कि संभव नहीं है। क्यों? क्योंकि p और q हमने सहाभाज्य संख्या माना था, इसलिए हमारा यह मानना गलत है कि करने में 5 एक परिमेय संख्या है, इसलिए करने में 5 एक अपरिमेय संख्या होगी, ठीक है ना। ये इतना वर्ड आपको लिख देना है, और ये जो रटा रटाया वर्ड है आपको ये हर क्वेश्चन में लिखना है, ये इतना वर्ड आपको हर क्वेश्चन में लिखना है। कोई भी क्वेश्चन दे दे, ये आपको 5 दे, 3 दे, 2 दे, 7 दे, एक 4-5 नंबर खाली देता है, कौन कौन से नंबर आपको मिलेंगे, या रूट 5, रूट 2, रूट 3 और रूट 7। यहाँ अगर सिंगल करने को दे तो इतने नंबर मिलेंगे बस। अगर सिंगल नंबर को प्रूफ करने को देगा रेशियो के लिए तो इतने नंबर मिलेंगे, और मैक्सिमम आपको रूट 2 और रूट 3 मिलता है, मैक्सिमम रूट 2 और रूट 3 मिलता है, बाकी 5% अगर मिल जाए अच्छी बात है, ठीक है ना, क्योंकि यही नंबर खाली मिलेगा आपको प्रूफ करने के लिए, ठीक है। तो बस एक क्वेश्चन खाली इसको पूरा रट डालिए, पूरा इसका थीम है, आपको पूरा बोर्ड में कंफर्म मिल जाएगा 100%, कोई ऐसा डाउट नहीं कि इस टाइप का क्वेश्चन नहीं आएगा, ठीक। और अगर ये नहीं आएगा, अगर किसी कारण से ये नहीं आता है तो फिर प्लस वाला आ जाएगा, जो कि इसका बहुत आसान है। ये तो तब भी आपका बड़ा है क्योंकि ये पूरा एक थ्योरम है, ये आपका एक कंट्राडिक्शन थ्योरम है, ठीक है ना। तो ये थोड़ा लॉन्ग टाइप में है, लेकिन जो प्लस वाला क्वेश्चन होता है 6+ जैसे 3 + 2 रूट 5, 3 + 2 रूट 5, अगर इस टाइप आ गया तो ये क्वेश्चन तो बहुत आसान होते हैं, ये क्वेश्चन बहुत आसान होते हैं। कैसे? इसको कर दिए इक्वल टू p/q के, अब यहाँ पे हो जाएगा 2 रूट 5 इज इक्वल टू p/q -3 हो गया। अब यहाँ से रूट 5 इज इक्वल टू p/q -3, और ये 2 मल्टीपल में इधर आकर के डिवाइड में आ गया, ठीक है ना। अब ध्यान देखिए ये कौन सा नंबर है, इरेशनल नंबर है, और ये कौन सा नंबर है, रेशनल नंबर।
ये पॉसिबल नहीं है कि रेशनल नंबर इरेशनल नंबर के बराबर हो जाए, ठीक है ना। और हमने भी जैसे लिख देना कि अकॉर्डिंग टू थ्योरम, कौन थ्योरम है ये, थ्योरम 1.2 कर देना, या तो इसको कर देना, या कंडक्शन थ्योरम भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। लेट p be a prime number if p divides a square then p divides a where a is a positive integer, ठीक है ना। थ्योरम 1.2 आपके बुक में दिया हुआ है, तो वो थ्योरम इसी के ऊपर दिया हुआ है, ठीक है ना। तो लिख देना अकॉर्डिंग टू थ्योरम 1.2 या कंट्राडिक्शन थ्योरम इट इज नॉट पॉसिबल दैट इरेशनल नंबर इज इक्वल टू रेशनल नंबर, हेंस these numbers are not rational number so it is a irrational number, ठीक है ना। यह संभव नहीं है कि अपरिमेय संख्या परिमेय संख्या के बराबर हो जाएगी, इसलिए यह नंबर हमारा परिमेय संख्या नहीं होगा, इसलिए यह संख्या क्या होगी, अपरिमेय संख्या होगी। बस खाली हमें छोटे इस क्वेश्चन को तो बहुत आसान होता करना, इसको हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं, ठीक है ना। It is not possible that rational number is equal to irrational number as according to and also according to contradiction theorem root 5 is an irrational number, ठीक है ना। रूट 5 क्या हमारा एक इरेशनल नंबर है, सो 3 + 2 root 5 is not a rational number, not a rational number। ये थोड़ा बड़ा ऐसे जा रहा है कि हम थोड़ा ऐसे लिखना है, ठीक है। अगर ऐसे देखो तो वो छोटा जाएगा आसानी से। is not a rational number, hence it is an irrational number, irrational number, ठीक है ना। यह संभव नहीं है कि परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या के बराबर हो जाए, जैसा कि हमने कंट्राडिक्शन थ्योरम से यह सिद्ध किया है कि करनी में 5 एक अपरिमेय संख्या है, इसलिए यह संख्या पूरी क्या होगी, अपरिमेय संख्या हो जाएगी, बस, ठीक है। बस तो आपके इस चैप्टर में पहले चैप्टर में खाली इतना ही टॉपिक था खाली, बस, ठीक है ना। पहले चैप्टर में खाली बस यही टॉपिक था जो मैंने लिखा था, एलसीएम एचसीएफ रेशनल और इरेशनल नंबर। अब इस पर हम लोग आएंगे अपने चैप्टर नंबर 2 पे, ठीक है ना। उसमें क्या है आपका पॉलिनोमियल्स। अब देखो पॉलिनोमियल चैप्टर हमारा है, इसको हिंदी बोलते हैं बहुपद, ठीक है ना। पॉलिनोमियल में हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन का यूज करते हैं। कौन सी इक्वेशन का, क्वाड्रेटिक। इफ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 हैव 2 रूट्स, इनके पास अगर 2 रूट्स हैं, कौन कौन से रूट होंगे, अल्फा एंड बीटा। अगर इनके पास 2 रूट अल्फा और बीटा हैं तो सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरो अल्फा इनटू बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए। ये दो बेसिक फॉर्मूले, मेन फॉर्मूले होते हैं, इंपॉर्टेंट फॉर्मूले होते हैं, ठीक है ना। और अगर हमको ये 2 रूट दिए हुए हैं, ये 2 रूट दिए हुए हैं और हमसे कह रहा है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड आउट करिए, ये तब निकालते हैं जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हो तो उससे ये रूट निकालते हैं, और जब रूट दिया होगा तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे बनाएंगे, ठीक है ना। फॉर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जब हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना होगा तो उसके लिए फॉर्मूला क्या होता है हमारा, x स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0, ठीक है ना। ये एक फॉर्मूला होता है और ये 2 फॉर्मूले ये होते हैं। यही 2 हमारे बेसिक फॉर्मूले हैं जिनका हम लोग यूज करेंगे चैप्टर नंबर 2 के लिए, ठीक है ना। अब होता क्या है कि इसमें हम लोग को डायरेक्ट क्वेश्चन तो दे ही देता है, ये तो घुमा फिरा के 1 अपन अल्फा प्लस 1 अपन बीटा, ठीक है ना। और इसमें आपको मतलब कई टाइप क्वेश्चन आ जाते हैं, जैसे एक क्वेश्चन लेते हैं पहले,
6x² माइनस 3 माइनस 7x इज इक्वल टू 0। ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन को करते समय लगभग 60% लोग गलती कर देते हैं। इस क्वेश्चन को करते समय 60% लोग गलती कर देते हैं। और वो गलती करते क्या है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो सीरियल है वो पहले मैक्सिमम पावर, फिर उससे मतलब ये समझ लो कि ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में आता है। पहले मैक्सिमम पावर, फिर उससे कम पावर, फिर उससे कम पावर, ऐसे आता है। ठीक, यहाँ पे आप देखेंगे तो मैक्सिमम पावर के बाद सीधे एकदम 0 पावर पे आ गया और फिर उसके बाद एक पावर और बढ़ गया। ठीक है ना। मतलब कि अगर स्क्वायर का कोएफिशिएंट है तो उसके बगल में पहले x का कोएफिशिएंट होना चाहिए, तब ये कांस्टेंट टर्म आना चाहिए। ठीक है ना। पहले इस इक्वेशन को हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे, जो कि स्टैंडर्ड फॉर्म हमारा ये होता है। इस इक्वेशन को पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे, जो कि स्टैंडर्ड फॉर्म हमारा ये होता है। अब यहां से हम लोग a की वैल्यू निकालेंगे। जब कंपेयर करेंगे a की जगह पर क्या लिखा है 6, b की जगह जब कंपेयर करेंगे तो क्या लिखा है -7, साइन के साथ में लिखेंगे, साइन के साथ में लिखेंगे। और c की वैल्यू क्या लिखेंगे -3। a b और c की वैल्यू लिखेंगे। ठीक है ना। अब ये जो a b और c की वैल्यू है, इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसका वेरिफिकेशन करेंगे। वेरिफिकेशन का मतलब होता है कि अल्फा प्लस बीटा और माइनस b बाई a, अल्फा और बीटा इस इक्वेशन के रूट हैं। मतलब कि अगर इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो x की 2 वैल्यू आएगी, जो कंफर्म है। क्यों कंफर्म है? क्योंकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। x की जितनी मैक्सिमम पावर होती है उतनी ही x की वैल्यू आती है। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की मैक्सिमम 2 वैल्यू आएगी, तो x की 2 वैल्यू आएगी। वही 2 वैल्यू एक अल्फा की वैल्यू होगी और एक बीटा की वैल्यू होगी। और किसी को भी अल्फा, किसी को बीटा मान सकते हैं। ऐसा नहीं पहले कोई अल्फा मानेंगे, दूसरे कोई बीटा मानेंगे। ठीक है ना। और उसके बाद a b और c की जो वैल्यू है वो यहाँ पर रखेंगे और तब दोनों LHS RHS दोनों को वेरीफाई करेंगे। दोनों वैल्यू हमारी बराबर आनी चाहिए और बराबर आएगी भी, बराबर आएगी भी। ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा, पहले इसके लिए हमें करना पड़ेगा, इसका फैक्टर करना पड़ेगा। ठीक है ना। तो 6 3 जा कितना होता है 18। अब 18 का ऐसा फैक्टर करेंगे कि मल्टीप्लाई करने पर 18 आए और सब्ट्रैक्ट करने पर 7 आए, तो 9 2 जा 18। ठीक है ना। तो 6x² माइनस 9 माइनस 2, माइनस 2 करते हैं कि यहाँ माइनस होता है, जो साइन यहाँ पर होता है वही साइन यहाँ पर होना चाहिए, वो फिक्स है एकदम। ठीक है ना। इसे ध्यान रखिएगा, जो साइन यहाँ पर होता है, यहाँ माइनस है, यहाँ माइनस होगा हर हालत में, चाहे कोई भी, चाहे वो आपका यहाँ पे वेरिएबल नंबर हो चाहे कांस्टेंट नंबर, कोई भी नंबर हो, यहाँ पे जो साइन यहाँ पे होगी वही साइन यहाँ पे होती है। और इनटू x और -3 इज इक्वल टू 0। इसको हम लोग 9th या 8th में मिडिल टर्म स्प्लिटिंग के फॉर्म में पढ़ते थे। ठीक है ना। वहां पे इसका फैक्टर नाम कम होकर के मिडिल टर्म स्प्लिटिंग हम लोग बोलते थे वहां पर। ठीक है ना। तो अब देखो 6x² माइनस 9 का x को मल्टीप्लाई करेंगे, ना कि इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे। इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे फिर यही चीज मिल जाएगा, इसलिए इसको सब्ट्रैक्ट नहीं करना हमें। इस 9 का x को मल्टीप्लाई करेंगे तो 9x माइनस माइनस प्लस 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0 हो गया। अब इसको देखो, इन दोनों में कॉमन क्या मिलेगा 3x, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2x माइनस 3। इन दोनों में कॉमन कुछ नहीं मिल रहा है तो 1 ले लेंगे और 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब इसके बाद 2x माइनस 3 2x माइनस 3 दोनों में कॉमन है, ये दो नंबर दोनों में कॉमन है, तो 2x माइनस 3 जो कॉमन लेंगे, जहां क्या बच जाएगा 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब यहां देखो, इसको नीचे दिख रहा होगा ना, देखो 2x माइनस 3 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0 करेंगे, इसको इक्वल टू 0 करेंगे। ठीक है ना। और फिर इसको इक्वल टू 0 करेंगे। ठीक, जब इसको इक्वल टू 0 करेंगे तो 2x इक्वल टू क्या आ जाएगा 3 माइनस हो जाएगा प्लस x इक्वल टू क्या हो जाएगा 3/2। और यहां से जब करेंगे 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, 3x इज इक्वल टू -1, तो x इज इक्वल टू -1/3। ठीक है ना। ये अब x की 2 वैल्यू मिली हम लोग को, x की 2 वैल्यू मिली, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का 2 वैल्यू मिली थी हम लोग को, 2 वैल्यू मिल गई, तो एक को अल्फा मान लीजिए, एक को बीटा मान लीजिए। ठीक, और यहां पर रख के वेरीफाई करिए। आप यहां पर रख के जब वेरीफाई करेंगे तो अल्फा की वैल्यू हमारे पास कितनी है 3/2, बीटा की वैल्यू माइनस में है और यहां पे प्लस है, तो माइनस प्लस क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा 1/3 इज इक्वल टू माइनस b की वैल्यू कितनी हमारे पास है -7 है, और अपन में a की वैल्यू 6 है। इन दोनों का जब एलसीएम लेंगे तो कितना मिलेगा 6 और 2 3 3 3 9 3 2 जाओ, ये 2 इज इक्वल टू माइनस प्लस 7/6, 9 में 2 जाएगा तो अब देखेंगे तो एलएचएस आरएचएस दोनों हमारा इक्वल आ गया। यही हम लोग को वेरीफाई करना था, लेकिन अभी खाली एक नंबर हुआ है, इसको भी वेरीफाई करना है। ऐसा नहीं कि एक हो गया तो हम यहाँ पे छोड़ देंगे। ठीक है ना। अब अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी हमारे पास है, अल्फा की वैल्यू हमारे पास कितनी है 3/2 और बीटा की वैल्यू -1/3 इज इक्वल टू सी। सी की जगह कितना है
-3 और ये 6, ठीक। तो ये देखो 3 से 3 कट जाएगा, ये कितना आ गया -1/2, -1/2 और ये कितना आ जाएगा -1/2, दोनों बराबर आए नहीं आ रहे, तो ये हमारा इक्वेशन वेरीफाई हो गया, ठीक है ना। इस चैप्टर में यही हालत है कि इस चैप्टर में खाली एक ही साइज है और खाली यही टॉपिक है बस। पहले चैप्टर में हमको 2 टॉपिक मिल गया था, एलसीएम एचसीएफ और रेशनल इक्वेशन, 2 टॉपिक मिल गया। यहाँ पे खाली एक ही टॉपिक है बस, खाली कि रूट निकालना और रूट को वेरीफाई करना, बस यही खाली काम है। अब यहाँ पे होता क्या है कि एक तो ये एकदम बेसिक क्वेश्चन जो आपका एनसीईआरटी में दिया है, अदर जगह पे क्या देता है कि एक दो क्वेश्चन कुछ एक्स्ट्रा आ जाता है। इसमें क्या होता है, जैसे मान लीजिए इसी क्वेश्चन को दे दिया और कहा कि इसको वैल्यू निकालिए, अल्फा बीटा प्लस या कुछ भी लिखो, अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस अल्फा बीटा स्क्वायर, मान लो ये लिख दिया इसी क्वेश्चन का, ठीक है ना, ये लिख दिया। तो अब इसके लिए हम लोग क्या करना पड़ेगा, इसके लिए क्या करना होगा कि यहां से हम लोग अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू निकालेंगे, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे क्या है कि अल्फा बीटा अगर कॉमन ले लेंगे हम लोग, तो हम लोग क्या मिलेगा अल्फा प्लस बीटा। इसका मतलब कि इसकी वैल्यू निकाल लो, इसकी वैल्यू निकाल, दोनों को निकाल के मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है ना। या तो हो सकता है 1 अल्फा प्लस 1 बीटा, जैसा कि आप लोग कराए थे इसको करम, ठीक है ना। यहाँ पे क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे, अल्फा इंटू बीटा, यहाँ पे बीटा हो जाएगा, यहाँ पर अल्फा, और बीटा प्लस अल्फा को अल्फा प्लस बीटा भी लिख सकते हैं हम लोग, लिख सकते हैं ना, ये हो जाएगा। अब अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हमको पता होती है, यहाँ से निकाल देंगे और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू निकाल के यहाँ पे रख देंगे हम लोग चीजें, ठीक। कैसे निकालेंगे देखिए, अल्फा प्लस बीटा यहाँ अगर निकालना हो उनको अल्फा प्लस बीटा इस इक्वेशन से, तो ये इक्वेशन हो गया, ठीक है ना। इस इक्वेशन से अगर अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू निकालेंगे तो क्या होता है, -b/a, तो माइनस और -7/6, तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू +7/6 हो जाएगा। और अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू c/a, -3/6, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू -1/2। ये दोनों जो वैल्यू आ गई, इन दोनों वैल्यू उठा के यहाँ रख दीजिए या यहाँ पर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। कई बार कहता है कि कोई इक्वेशन दे दिया है, मान लो यहाँ पे a लिख देता, ठीक है ना। जैसे आपको दे दिया 6x² - ax + 4 = 0। अब ये मैंने क्वेश्चन अपने आप से बनाया है, ठीक है ना। ये क्वेश्चन दे दिया और कह रहा है कि इसका अगर एक रूट 3 है, मान चलती है, ठीक है ना। इसका इफ वन रूट ऑफ दिस इक्वेशन is 3, then find a। तो a निकालिए। अगर इस इक्वेशन का एक रूट 3 है तो a की वैल्यू क्या होगी, ठीक है ना। तो इसे आप क्या करेंगे हम लोग कि इस इक्वेशन का एक रूट 3 है, एक रूट 3 का मतलब क्या होता है, x की वैल्यू ना, तो अगर x की एक वैल्यू दे दी हम लोग को, तो इसी x की जो वैल्यू दी है आपको एक, उसी को यहाँ पे रख दीजिए। क्या दिया हम लोग को, 3 दिया है, यहाँ 3 रखिए, 6 × 3 का स्क्वायर -a × 3 + 4 = 0। अब ये कितना हो जाएगा 9, और 9 से क्या हो जाएगा 54, -3a + 4 = 0। इसको ऐड करेंगे तो 3a को माइनस इक्वल टू ये आपका 58 हो जाएगा, -58 हो जाएगा, ठीक है ना। तो a इक्वल टू क्या आ जाएगा -58 अपान में -3, 3 कट जाएगा, माइनस कट गया, a इक्वल टू आपका यही आपका आंसर आ जाएगा, दोनों कटेंगे नहीं, ठीक है ना। तो एक वैल्यू ये आ जाएगी हमारी। तो इसी तरह से हम लोग को अगर कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रहा है और उसका एक रूट दे रहा है और कहेगा फाइंड वैल्यू ऑफ a, तो इसमें 3 तरह के क्वेश्चन बने, फार्मूला सेम, मेथड सेम, लेकिन क्वेश्चन 3 तरह बन गए। एक तो ये बना जो बेसिक क्वेश्चन का एनसीईआरटी दिया हुआ है, एक ये बन सकता है कि अल्फा प्लस बीटा की मतलब इस तरह का कोई कॉम्बिनेशन दे देगा निकालने के लिए, या तो फिर इस तरह की वैल्यू दे देगी जहां पे कह देगा कि इसका एक रूट इतना है तो a की वैल्यू फाइंड आउट करिए, ठीक है ना। और एक क्वेश्चन दे सकता है इस फॉर्मूले के ऊपर कि आपको कोई 2 रूट दे देगा, जैसे आपके एनसीईआरटी दिया हुआ है कि अगर 1/4 इसका सम ऑफ जीरोस है, मतलब अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 1/4 है और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू -1 है, ठीक है ना। तो कहेगा कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ फाइंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो क्या करेंगे इसी जगह पे वैल्यू को रख देंगे। अब ऐसे रखेंगे x² माइनस 1 सॉरी प्लस की आएगी 1/4 × x और प्लस और माइनस 1 बराबर 0। अल्फा प्लस बीटा ये है 1/4, अल्फा प्लस बीटा ये है ना, यहां क्या रखिए 1/4, अल्फा इंटू बीटा जगह
1 माइनस 1, ठीक है ना। अभी क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स बाई 4 और माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब देखो एक्स 4 क्या है, दोनों के अपान में है, किसी एक के अपान में है, तो 4 इधर भेज दो, 4x स्क्वायर माइनस एक्स और माइनस 4 इज इक्वल टू 0। यही हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगा, ये हमारा आंसर आ जाएगा। आया समझ में? ये 4 टाइप के क्वेश्चन खाली इस चैप्टर बनते हैं और सारे बहुत बेसिक हैं। खाली हमें हर क्वेश्चन के बारे में पता होना चाहिए कहां पे क्या है। तो अगर हम हर टाइप के एक एक दो क्वेश्चन लगा लेंगे तो हमारे माइंड में याद है कि हमें क्या करना है, किस क्वेश्चन में क्या आएगा। ठीक है ना, क्लियर है? ठीक, बस इस चैप्टर खाली बस सही है, एक एक्सरसाइज थी जो कि आपका पूरा हो गया। अब हमारे क्या जाते हैं अगले चैप्टर पे, चैप्टर नंबर 3, ठीक है ना। फॉर्मूला वगैरह तुम थोड़ा नोट करते चलना, भले क्वेश्चन नोट नहीं करना लेकिन फॉर्मूला वगैरह नोट करते जाना ताकि याद रहे फॉर्मूला। अब चैप्टर नंबर 3 हमारा है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, दो चर राशियों का दो चर वाले रैखिक समीकरण, ठीक है ना। अब पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल मतलब होता है जहां पे दो वेरिएबल होंगे, जहां पर दो वेरिएबल होंगे x और y। तो अगर दो वेरिएबल हैं तो उनको सॉल्व करने के लिए हमें दो इक्वेशन भी चाहिए, ठीक है ना। दो वेरिएबल कभी एक इक्वेशन सॉल्व नहीं होंगे। तो अब अगर हम लोग यहां मान लेते हैं लेट a1x plus b1y plus c1 is equal to 0 and a2x plus b2y plus c2 is equal to 0। ये कोई दो लीनियर इक्वेशन हमारे पास हैं, ठीक है ना। ये कोई दो लीनियर इक्वेशन हमारे पास हैं, हमको दिए हुए हैं। तो अब यहां पर इफ देखो इसमें होता क्या है कि जैसे ये ग्राफ सबको पता है x और y दो एक्सिस होते हैं हमारे पास, ठीक है ना। अगर ये दो इक्वेशन है तो इनका दो लाइन बनेगा, ग्राफ बनेगा इस पर, ठीक है ना। अब वो ग्राफ किस तरीके से बन रहे हैं, जैसे मान लीजिए कि हमने इस इक्वेशन को सॉल्व किया और एक लाइन ऐसे एक लाइन ऐसे आ रहा, ठीक है, जो क्या आ सकता है, कैसे हो सकता है, ये आया। तो इस तरह के इक्वेशन को बोलते हैं इंटरसेक्टिंग, इंटरसेक्टिंग या इसको बोलते हैं प्रतिच्छेद, क्या बोलते हैं इसको, प्रतिच्छेद। दूसरा इक्वेशन हमारा होता है अगर कोई दो लाइन हम लोग ऐसे इस तरह से दो इक्वेशन दिया हुआ है, अगर ये इक्वेशन ऐसे पहला जा रहा है दूसरा ऐसे जा रहा है, ठीक है ना, सेम उससे जा रहे हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं पैरेलल या हिंदी में बोलते हैं समांतर, ठीक है ना, ये होता है। तीसरा होता है अगर कोई लाइन हमारी ऐसे जा रही है और उसी पर ये दूसरी लाइन भी चली जाए, उसी पर दूसरी लाइन में हमारी सेम उसी को ऊपर चली जाए, ठीक है ना, इसको बोलते हैं कोइंसिडेंस, हिंदी बोलते हैं संपाती, ठीक है ना। अब इन तीन ये तो तीन हमारे ग्राफिकल भी हो गए, इसके ग्राफ में कैसे होता है। अब इन्हीं का जो इक्वेशन होता है वो कैसे इस पे इसके थ्रू करते हैं, ठीक है ना। तो अगर कोई दो इक्वेशन हमारे इंटरसेक्टिंग वाले होंगे, ठीक है ना, तो उनका जो कंडीशन होगा कि वो होगा a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। ग्राफ सॉल्व करके इसको हम वेरीफाई करें या इसके थ्रू इसको करें, दोनों में कोई फर्क नहीं है, ठीक है ना। वो डिपेंड करता है क्वेश्चन किस तरीके से हमसे पूछा है, ठीक है ना। तो देखो अगर कोई दो इक्वेशन इस कंडीशन में होंगे, इंटरसेक्टिंग की कंडीशन में होंगे, तो उनकी कंडीशन ये होगी। अब ये a1 क्या है जो x के बगल में लिखा है, a2 क्या है जो नीचे दूसरे इक्वेशन के x के बगल में लिखा है, ठीक है ना। b1 क्या है जो पहले इक्वेशन के y के बगल में लिखा है, b2 क्या है जो दूसरे इक्वेशन के y के बगल में लिखा है। वही उठा करके हम यहां रख देंगे और वेरीफाई करेंगे कि क्या ये दोनों इन दोनों के बराबर हैं, ठीक है ना। काट पीट करके पूरा जितना जहां तक रिड्यूस हो सके उतना रिड्यूस करेंगे और रिड्यूस करने के बाद तब इसको वेरीफाई करेंगे क्या ये दोनों बराबर हैं। अगर बराबर होंगे तो आगे जाएंगे, बराबर नहीं होंगे तो लिख देंगे दिस इक्वेशंस आर इंटरसेक्टिंग। दोनों इक्वेशन क्या कर रहे हैं आपस में, ठीक है ना। सेकंड क्वेश्चन देखो, सेकंड इक्वेशन याद करने का तरीका है सर बार-बार चालू, ठीक है ना। कोई इक्वेशन अगर इंटरसेक्टिंग होगा तो याद कर लीजिए आईयूसी, ठीक। अगर वो इंटरसेक्टिंग होगा तो उसका यूनिक सॉल्यूशन भी होगा और कंसिस्टेंट भी होगा। अगर कोई इक्वेशन पैरेलल होगा तो वो इनकंसिस्टेंट होगा और उसका नो सॉल्यूशन होगा पिन, ठीक है ना, पिन। और अगर कोई इक्वेशन आपका कोइंसिडेंट होगा तो मेनी सॉल्यूशन होगा और कंसिस्टेंट होगा, CMC, ठीक है ना।
ये जरूर लिखिएगा, क्योंकि अगर इसको लिख लेंगे तो आपको इसको याद, मतलब आप इससे कंफ्यूज नहीं होंगे कभी एग्जाम में, ठीक है ना, एग्जाम में कभी कंफ्यूज नहीं होंगे। तो आईयूसी, पिन और सीएमसी, ये आपको याद करने का तरीका है, याद सबको रहेगा लेकिन माइंड में कंफ्यूजन आ जाता है, तो कंफ्यूजन ना हो इसलिए अगर इसको लिख लेंगे आपको कहीं भूलेगा नहीं। क्योंकि जरूर नहीं आपने इंटरसेक्टिंग टाइप बोलते, वो पूछेगा कि ये क्वेश्चन कंसिस्टेंट है कि नहीं कंसिस्टेंट है, तो कंसिस्टेंट के दो कंडीशन है, एक ये भी है और एक ये भी है, ठीक है ना, कंसिस्टेंट के दो कंडीशन है, एक ये वाला भी है और एक ये वाला, तो यहाँ भी कंसिस्टेंट है यहाँ भी कंसिस्टेंट है, ठीक है ना। तब वो डिपेंड करता है कि किस टाइप का कंसिस्टेंट हमसे पूछ रहा है, ठीक, मुझे किसी टाइप का नहीं, आपको इसी वेरीफाई करके अगर ये से भी हो रहा तो भी ठीक है, इससे भी हो रहा तो भी ठीक है, कंसिस्टेंट तो कंसिस्टेंट, चाहे इससे हो चाहे उससे हो, ठीक है ना, क्लियर। अब इसके बाद इसमें आता है आपका, इसको एक क्वेश्चन से करा देते हैं, हाँ ये वाला देखो, 2x plus y minus 6 equal to 0, 2x plus y minus 6 equal to 0, और दूसरा क्वेश्चन दिया है 4x minus 2 minus 4 equal to 0, 4x minus 2y होगा ना, 2y और minus 4 is equal to 0, ठीक है ना। अब देखो यहाँ से देखो मैंने क्या बोला, पहले इक्वेशन में x इक्वल में a1 होता है, ठीक है ना, तो यहाँ से a1 क्या मिला 2, b1 क्या मिला 1, c1 क्या मिला -6, यहाँ से a2 क्या मिला 4, b2 क्या मिलेगा -2 और c2 क्या मिलेगा -4। अब हमें कुछ करना नहीं है, खाली इसी वैल्यू को उड़ा करके अपने इस इक्वेशन पर रख देना, इसी इक्वेशन को मान लिया करो, हर बार इसी इक्वेशन पर रखा करो, ठीक है ना। ये मान लो कि तीनों बराबर है पहले, ठीक है। अब देखो रखो 2a1/a2 है ना, ये तो 2/4, b1/b2, 1/-2 और ये हो जाएगा -6/-4, ये तो होगा ना, काट दो इसको, 1/2 -1/2 ये कटेगा और 3/2, क्या कोई बराबर है इसमें कोई भी बराबर नहीं है, इसमें कोई भी बराबर नहीं है, इसलिए पहले में ही नॉट इक्वल लग गया, और जब पहले नॉट इक्वल लग गया फिर इसको हम चेक ही नहीं करते हैं ये बराबर है कि नहीं है, ठीक है ना। जो पहला ही नॉट इक्वल है इस कंडीशन में ये हमारा इक्वेशन क्या हो जाएगा, ये इंटरसेक्टिंग यूनिक सॉल्यूशन और कंसिस्टेंट। अब जो पूछा है हम वो लिख देंगे, हेंस दिस इक्वेशन आर यूनिक सॉल्यूशन, हेंस दीस इक्वेशंस आर इंटरसेक्टिंग, हेंस दीस इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट। जो पूछा है वही हम लास्ट में लिख देंगे खाली करके, ठीक है ना। और ये क्वेश्चन आएंगे जरूर, ठीक, जितने भी बेसिक क्वेश्चन बन रहे हैं वो सब एक एक नंबर में आएंगे जरूर, ठीक है, चाहे वो ऑब्जेक्टिव पूछ देगा और नहीं तो आपको लिखना कर देगा, तो कम से कम ये सब क्वेश्चन तो आराम से हम फॉर्मूला ऐड करके कर सकते हैं, ठीक है। अब इसका दूसरा आता है आपका मेथड, ठीक है ना। मेथड में क्या है, मेथड में क्या है, हम लोग को दो टाइप के मेथड पढ़ने हैं। पहला मेथड हमारा होता है सब्स्टिट्यूशन मेथड और दूसरा होता है एलिमिनेशन मेथड, इसको बोलते हैं प्रतिस्थापन और इसको बोलते हैं विलोपन, ठीक है ना। अब ये दो इक्वेशन किसे होते हैं, इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए होते हैं, किसे होते हैं, इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए। मतलब अब ये तो हम लोग खाली ये बता रहे थे कि इंटरसेक्टिंग है कि नहीं है, पैरेलल है कि नहीं है और कोइंसिडेंट है कि नहीं है। अब अगर पूछा कि x और y की वैल्यू क्या होगी, x और y की वैल्यू क्या होगी, तो उस कंडीशन में हम लोग इस दोनों मेथड से, एक और मेथड था वो जो कि कट गया इस बार, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, ठीक है ना, वो इस बार कटा हुआ है। तो इन दो मेथडों से हम लोग x और y की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे कौन सा कंडीशन था, इंटरसेक्टिंग था ना, इसका मतलब ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, ठीक। अगर ये होता तो क्या होता, n है ना, नो सॉल्यूशन होता, और ये होता तो भी सॉल्व नहीं होता, हम लोग क्या लिख देते हैं, मेनी सॉल्यूशन, ठीक है ना। ये होता तो भी सॉल्व नहीं होता और ये होगा तो नो सॉल्यूशन होगा, तो केवल यही कंडीशन है जिस कंडीशन में दोनों इक्वेशन सॉल्व होते हैं, ठीक है ना। ये हम लोग आसानी से चेक कर सकते हैं कि इससे करना है या इससे करना है, इन दोनों से तो होगा ही नहीं, ठीक है ना। कौन सी कंडीशन चेक कर लेंगे और उसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे। तो ये क्वेश्चन देखेंगे, इसी क्वेश्चन को लिख लेते हैं हम लोग, 2x + y = 6 करते हैं, -6 था ना, इधर लाएंगे तो +6 हो जाएगा, और दूसरा क्या दिया है 4x - 2y = 4, ठीक है ना, ये कंडीशन दिया है। अब अगर हम इसको सॉल्व करें, देखो इसको हमने यहाँ पे 2 कॉमन लेते हैं, अगर यहाँ से 2 कॉमन लेंगे तो क्या मिलेगा, 2x - y = 2,
मिल जाएगा ना। देखो यहाँ से 2 कॉमन लेंगे, 2 यहाँ ये भी 2 से कटेगा, ये भी 2 से कटेगा, ये भी 2 से कटेगा, तो यहाँ पे 2 कॉमन लेंगे, इस 2 से काट दिए, बराबर हो गया। अब इस इक्वेशन को इसके नीचे लिख दो, 2x - y = 2, ठीक है ना। अगर हम उसको एलिमिनेशन मेथड से करते हैं, ठीक, अब इससे करेंगे, अगर हम उसको एलिमिनेशन मेथड से करते हैं तो देखेंगे प्लस और माइनस अपोजिट साइन और सेम वैल्यू कट जाएगी। ये 2x क्या हो जाएगा 4x = 8, तो x = 2 का 2 डायरेक्ट, ठीक है ना। x की वैल्यू क्या आ गई 2, और यहाँ पे लिख देंगे ऐड करने पे ये काम किया गया है। कैसे पता ऐड करने पर, क्योंकि ऐड करने पे कोई साइन में चेंजिंग नहीं होती है, जब सब्ट्रैक्ट करते हैं तभी साइन में चेंजिंग होती है, ठीक। अब ये जो x y वैल्यू उठा के यहाँ पर दो, तो क्या हो जाएगा 2 × 2 + y = 6, तो y = 6 और 2 × 2 क्या हो जाएगा 4, और ये प्लस में उधर गया तो -4, तो y = 2। x और y दोनों की वैल्यू क्या आ गई 2 और 2 आ गई, ठीक। अब ये तो हो गया हमारा एलिमिनेशन मेथड, विलोपन विधि। अब अगर इस मेथड में पूछेगा, ठीक, क्योंकि वहां पे मेथड का नाम लेके भी पूछ सकता है, जरूर नहीं खाली सॉल्व करने दे दे, वहां मेथड का नाम लेके पूछ सकता है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सॉल्यूशन बाय दिस मेथड, ठीक है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, तब इसी क्वेश्चन को जैसे यहाँ पे लिखा है ना, जैसे यहाँ 2x - y है ना, यहाँ से y उधर भेजो, y = क्या आ जाएगा हमारे पास 2x + 2, यहाँ से y की वैल्यू क्या हो जाएगी 2x + 2, इस y की वैल्यू को उठा करके यहाँ पर रख दो पहले वाले में, तो 2x + y, y की जगह क्या लिखेंगे 2x + 2 = 6, 2x क्या हो जाएगा 4x = 6, और इस 2 को उधर ले जाएंगे -2, तो 4x = हो गया -2 ये वाला ना, ऊपर पर y की वैल्यू -2, अच्छा हाँ सर -2, ठीक, ये हमारा हो जाएगा -2, ठीक है ना, ये आपका -2 आएगा, और ये जाएगा तो +2 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 8, तो x = क्या हो जाएगा यहाँ पर 2, x वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी 2। अब जो ये x वैल्यू 2 आ गई है, इसी x की वैल्यू उठा के यहाँ रख दो, ठीक है ना, तो y = क्या मिल जाएगा 2 × 2 - 2, y = 4 - 2, तो y = 2, ये y वैल्यू आ गई, ठीक है ना। तो इन दोनों इक्वेशनों से हमारी सेम वैल्यू आएगी और सेम प्रोसेस होगा। अरे यहाँ पे क्या होगा, हम लोग इसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके सॉल्व करते हैं, मतलब अगर इक्वल है तो ठीक है, इक्वल नहीं होता तो वैल्यू को इक्वल करने के लिए मल्टीप्लाई करते हैं या डिवाइड करते हैं, ठीक। और यहाँ पे क्या करते हैं, डायरेक्ट किसी एक की वैल्यू निकाल के दूसरे इक्वेशन में पुट आउट कर देते हैं, ठीक है ना। किसी एक से x की वैल्यू निकाल के दूसरे में रख देते हैं, या y की वैल्यू निकाल के दूसरे में रख देते हैं, ठीक है ना। जैसे एक इसमें वर्ड प्रॉब्लम आता है आपका एज के ऊपर, ठीक है ना, और एक फ्रैक्शन वाले, ये दो थोड़ा ज्यादा आते हैं। देखो जैसे कह रहा है अ फ्रैक्शन बिकम्स 9/11, कोई एक फ्रैक्शन है आपका जो 9/11 हो जाता है, ठीक है ना। तो कोई फ्रैक्शन किस फॉर्म में होता है, x/y फॉर्म में होता है, ठीक है ना। तो मान लेंगे लेट न्यूमरेटर, इसको हिंदी का बोलते हैं अंश, माना अंश क्या है हमारा x है, न्यूमरेटर x हो गया, एंड डिनोमिनेटर इसको बोलते हैं क्या हो जाएगा y, ठीक है ना। अब जो हमारा फ्रैक्शन होता है वो फ्रैक्शन किस फॉर्म में होता है भाई, फ्रैक्शन क्या होता है अंश बटे हर या न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, ये होता है ना x/y। अब कह रहा है कि कोई फ्रैक्शन हमारा, ठीक है, 9/11 हो जाता है, लेकिन कब हो रहा है, किस कंडीशन में हो रहा है, if 2 is added to both numerator and denominator, अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में 2 ऐड किया जा रहा है, मतलब x + 2 अपॉन में y + 2 किया जा रहा है। अब फ्रैक्शन becomes 9/11 if 2 is added to both, एक भिन्न हमारा 9/11 हो जाता है जब अंश और हर दोनों में 2 को जोड़ते हैं, दोनों में 2 को जोड़ दिए तो 9/11 हो गया। अब क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो जाएगा आपका 11x + 22 = 9y + 18, ठीक। 11x y को इधर ले आओ, -9y = 18 -22 इसको इधर ले गए, तो 11x - 9y = -4, इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गया हमारा। अगर हमको इसको एलिमिनेशन मेथड से करना है तब के लिए ये, अगर इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से करना है तो यहीं से इसको उधर भेज दो और x की वैल्यू निकाल लो, ठीक है ना, तब के लिए। अब दूसरा क्वेश्चन कह रहा है इफ
3 is added to both numerator and denominator, it becomes 5/6. अगर न्यूमरेटर में 3 ऐड करते हैं और डिनोमिनेटर में भी 3 ऐड करते हैं तो ये 5/6 हो जाता है। अब अगर वो फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा आपका 6x + 18 = 5y + 15। अब वही फिर काम 6x y के साथ आओ 5y 15 - 18 6x - 5y = -3। ये दो इक्वेशन हमारे बन गए। इन दो इक्वेशनों को हम चाहे तो इस मेथड से और चाहे तो इस मेथड से सॉल्व करके x और y की वैल्यू निकालेंगे और x और y की वैल्यू निकालने के बाद यहां पे लाके रख देंगे, वही हमारा असली भिन्न हो जाएगा, असली फ्रैक्शन हो जाएगा हमारा। ये हमारा आंसर होता है। आया समझ में? ये हमारा बेसिक आपका फ्रैक्शन के ऊपर क्वेश्चन होता है। ठीक है, किसी को इसमें किसी क्वेश्चन में डाउट तो नहीं है इस एक्सरसाइज में? मतलब एक्सरसाइज 3.2 3.3 और 3. हां दो ही साइज है ग्राफ वाला। हां ठीक हो रहा, ठीक होता है। एक ग्राफ वाला जो क्वेश्चन देख सकते हैं, ग्राफ वाले में 3.1 फर्स्ट का जो पार्ट है ना, 3.1 का पहले का जो पार्ट है, देखो देखो एक बार ग्राफ वाले में देखो, जैसे कह रहा इसका फर्स्ट का सेकंड पार्ट देखो, 3.1 का फर्स्ट का सेकंड पार्ट, 5 pencil and 7 pens together cost ₹50, whereas 7 pencil and 5 pens together cost ₹46, sorry. Find the cost of the 1 pencil and 1 pen. तो क्या करोगे? Let 1 पहले पेंसिल दिया, पहले पेन दिया, पेंसिल दिया है, 1 pencil cost B rupees X, 1 pen cost B rupees Y। एक पेंसिल कॉस्ट x मान लिया और एक पेन की कॉस्ट y मान लिए। कह रहा 5 पेंसिल मतलब 5x, 5 पेंसिल मतलब 5x और 7 पेन मतलब 7y = 50 रुपीस है। ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बन गया हमारा। सेकंड कह रहा है कि 7 पेंसिल और 5 पेन, 7x + 5y = 46। ये क्वेश्चन नंबर सेकंड बन गया। पहले तो ये हम लोग दो इक्वेशन बना लिए। अब इन दो इक्वेशन को बनाने के बाद, ठीक है ना, हम लोग क्या करते हैं, पहले बॉक्स बनाएंगे, ठीक है ना। मतलब इस इक्वेशन के लिए एक बॉक्स बनेगा जिसमें x और y की दो वैल्यू निकालेंगे, और इस इक्वेशन के लिए भी दूसरा बॉक्स बनेगा जिसमें हम लोग x और y की वैल्यू निकालेंगे, ठीक है ना। अब देखो यहाँ से x की वैल्यू और यहाँ से c की वैल्यू, ठीक है ना। तो देखो अगर यहाँ पे x की वैल्यू हम लोग 7y = 50 - 5x, तो y इक्वल हो जाएगा 50 - 5x/7। ये y की वैल्यू मिली, वही इसी तरह यहाँ निकालो, 5y = 46 - 7x, तो y = 46 - 7x/5, ठीक है ना, ये हो जाएगा। अब इसके बाद यहाँ से x की वैल्यू, ठीक है, आवाज निकालो। यहाँ पे x की वैल्यू अगर हम लोग 3 रख दें, अगर x की जगह 3 रख दें तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी 5, ठीक है ना। x की जगह 3 रखते हैं, 5 × 15 और 50 में 15 जाएगा 35, 35/7 5 हो जाएगा आपका, ठीक है। और फिर उसके बाद x की जगह पर 6 को 30 20 आ जाएगा ना, 7 तो पॉइंट पे जाओ मतलब, ठीक है ना, नहीं नेगेटिव ले जाना, प्लस में ले जाओ, ठीक है ना। यहाँ पे x की जगह पे 0 रख दो, ठीक है। जब 0 रखोगे ये आपका 50/7 आ जाएगा, लगभग 7 पॉइंट समथिंग आएगा, 7.1 के आसपास, ठीक है ना। इसको 7.1 लिख सकते हैं, 7.1, ठीक है ना, ये आ जाएगा। और उस तरह से यहाँ पर जब x की जगह पर यहाँ पे अगर 3 रखोगे ना, अगर यहाँ पे 3 रखोगे 21 आएगा, और यहाँ पे आ जाएगा 5। 3 पे कितना मिल गया? 5 मिल गया। हाँ 0 ऐसे 0 रखेंगे तो बहुत नंबर 10 हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे जब 3 रखे तो यहाँ क्या मिला
5 और अगर यहाँ पे इसके बाद यहाँ पॉइंट में निकाल दो। अगर आप 5 रखोगे 35 हो जाएगा, 11 आएगा, 11 मतलब हो जाएगा 2.2 होगा ना, 2.2 ठीक है ना, 2.2 x की जगह पर 5 रखे हो यहाँ पर, माइनस बताओ ना, इसी तरह ना नेगेटिव में जाओ, नेगेटिव जाओगे तो ग्राफ नेगेटिव जाना पड़ेगा ना, इसलिए। अब देखो सुनो, आवाज नहीं करो। अब देखो ये ग्राफ बना हमारा, ठीक है ना, ये x हो गया और ये y हो गया, ठीक है ना। अब देखो ध्यान से वैल्यू मैक्सिमम कहां गई है, x पे 5 पे गई है, 1 2 3 4 5 6 चले जाओ, y पे कहां गई है, 7.1 तक गई है, 1 2 3 4 5 6 और 7 मानो 7 मानो आ गया। जब x की वैल्यू 3 है तो y की वैल्यू कितनी है, 5, x 3 यहाँ पर है, 5 सीधे ऊपर जाओ, यहाँ पर आएगा अब, ठीक है ना। नियर अबाउट में x 0 है तो y 7.1 है, x 0 यहाँ पर होगा हमारा और y 7.1 लगभग मान के चलो यहाँ कहीं होगा, ठीक है ना। अब क्या करो, इन दोनों को ऐसे लाइन ड्रॉ कर दो, ऐसे जहां भी आ रहे हैं उनको ले जाओ, इसके से सीधी लाइन जाएगी, स्ट्रेट लाइन, इसके से ड्रॉ करना हमको, अपने हाथ से नहीं, इसके से जहां भी जाएगा उसको जहां ले लेंगे, जैसे जा रही है जाने दीजिए आराम से, ठीक। अब इसके बाद अच्छा, अगर आपको एग्जाम में ग्राफ पेपर मिलेगा तो कोई बात ही नहीं है, तो आपको एग्जैक्ट वैल्यू जमा आएगी। अगर ग्राफ पेपर नहीं मिलता है तो स्केल से एग्जैक्ट डिस्टेंस ये और ये के बीच में मतलब 1 सेंटीमीटर डिस्टेंस होनी चाहिए, एग्जैक्ट डिस्टेंस दीजिएगा तब जाकर के आपकी एग्जैक्ट वैल्यू आएगी, नहीं एग्जैक्ट वैल्यू नहीं आएगी। और एग्जाम में हमें एग्जैक्ट वैल्यू निकालना है, एग्जाम में कोई नियर अबाउट वैल्यू नहीं निकलेगी, एग्जैक्ट वैल्यू ही हमको निकालना है। इसलिए अगर ग्राफ पेपर मिला तो ठीक है, नहीं मिला तो आपको स्केल से डिस्टेंस लेनी पड़ेगी, दोनों डिस्टेंस को, ठीक है ना। अब देखो x की वैल्यू जब 3 है तो y 5 है, तो भी यही से कंडीशन होगा, x 5 है तो y 2.2 है, 5 पर 2.2 लगा मान लो यहाँ नहीं आएगा, ठीक है ना, यहाँ ये जब जा जाएगा तो ये आपका लगभग इस तरह से ऐसे रेट कट जाएगा ऐसे, ठीक है ना। अब ये दोनों कट गए ना, ये तो हमारा ग्राफ बन गया, ये हमारा ग्राफ ड्रॉ हो गया, ठीक है ना। अब कभी बार पूछता है कि थ्रू ग्राफ के थ्रू आप x और y की वैल्यू निकालिए विदाउट सॉल्व किए हुए, ठीक है, बिना उसको सॉल्व किए हुए x और y की वैल्यू बताइए। तो उस कंडीशन में क्या करते हैं, जो ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, ठीक है ना, जो ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, इसी इंटरसेक्टिंग पॉइंट को नीचे x से मिला दीजिए जहां मिल रहा है और यहां पर y से मिला दीजिए जहां मिल रहा है, ठीक है ना। ये आपका x की वैल्यू 3 आ जाएगी और y की वैल्यू 5 आ जाएगी, ठीक है ना, इस ग्राफ के थ्रू आ रही है, ठीक है ना। x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू 5, जो y पे मिल रहा है y की वैल्यू, जो x पे मिल रहा है x की वैल्यू, यही हमारा ग्राफ होता है, ठीक है ना। तो ग्राफ के लिए x और y की वैल्यू निकालते हैं, बॉक्स बनाते हैं, बॉक्स बना के x और y की वैल्यू निकालेंगे और वैल्यू निकालने के बाद उसको ग्राफ पे पुट कर देंगे, हमारा ग्राफ ड्रॉ हो जाएगा। और अगर वैल्यू पूछा तो वैल्यू निकालेंगे, नहीं तो यहीं लगा के छोड़ देंगे, दिस इज द रिक्वायर्ड ग्राफ, ठीक है ना। चलो अब आगे ओ, ठीक है ना। अब देखिए आवाज नहीं, बोलो नहीं।